नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। आज राजनीति में हम पुलिस के पीड़ितों से सीधा बात करेंगे। बहस नहीं, उनसे बात होगी, उनका दर्द समझेंगे। लेकिन इससे पहले 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खबर है कि जयप्रताप सिंह अपने गोमती नगर आवास पर ही आइसोलेटेड हैं। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2412 मरीज। एक्टिव केसेस की कुल संख्या 21,711 पहुंची। कोरोना संक्रमण से अब तक 1348 लोगों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर त्रिवेंद्र सरकार ने सख्त किए तेवर। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर भी लिया जा सकता है फैसला। जल्द हो सकता है वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 49,310 नए मामले सामने आए। इस दौरान 34,000 से ज्यादा मरीज संक्रमण मुक्त भी हुए। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर। दिल्ली से विश्व हिंदू परिषद 11 पवित्र स्थानों की मिट्टी कलश के जरिए अयोध्या भेजेगी। 5 अगस्त को होगा भूमि पूजन। अर्जी खारिज होने के बाद राम मंदिर भूमि पूजन का रास्ता साफ। भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की अर्जी। मुरादाबाद में पेशी के लिए पहुंचे आजम खां कोर्ट की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए। पेशी के बाद आजम को फिर से भेजा गया सीतापुर जेल। 6 और 24 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। एटा के जलेसर थाना इलाके में पुलिस से भिड़े। पुलिस के गिरबान में भी डाला हाथ। पेड़ काटने की शिकायत पर आरोपियों को रोकने पहुंची थी वन विभाग की टीम। दोनों हमलावर गिरफ्तार। मेरठ में सड़क पर शव रखकर हंगामा। पुलिस की गाड़ी से व्यापारी की मौत। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। नौचंदी इलाके के सूरजकुंड का मामला। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 19 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो सकता है आईपीएल। फाइनल 8 नवंबर को संभव। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में जो अपराध का तांडव हुआ है उस पर हमने बहुत सारी बहस की है। पुलिस से सवाल पूछा है, सिस्टम से सवाल पूछा है, पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। एक्सपर्ट से, पॉलिटिकल कमेंटेटर से, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से जाना है कि कमी कहां है। और ये हमने कई बार किया है। लेकिन फिर भी आपराधिक कृत्यों और घटनाओं में कोई कमी आई ऐसा दिखता नहीं है। और ना ही पुलिस का काम करने का तरीका बदला दिखता है। एनकाउंटर पुलिस के कारनामों ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मजबूत मौका दिया हुआ है। इन सब के बावजूद जो पीड़ित हैं, शायद उनका दर्द, शायद उनकी पीड़ा वहां तक नहीं पहुंच रही जहां उसे पहुंचना है। और इसीलिए हमने फैसला किया कि आज हम पुलिस के इन पीड़ितों से सीधा बात करेंगे, उनका दर्द आपको सीधा दिखाएंगे। और इसीलिए आज हमारे साथ जुड़े हुए चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह जी, अपराधियों की साजिश के शिकार संजीत यादव की बहन रुचि यादव, अपराधियों के हमले में मारे गए पत्रकार विक्रम जोशी की बहन पायल और गाजियाबाद से किडनैप व्यापारी के चाचा संजय त्यागी। अनिकेत जोशी, विक्रम जोशी के छोटे भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत। मुझे मालूम है आप लोग जो पीड़ित हैं, गमजदा हैं, तकलीफ में हैं। मुझे मालूम है कि इस तकलीफ के दौर में बहुत कुछ बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत जरूरी है कि आज आप लोगों की तकलीफ, आज आप लोगों की पीड़ा, इस सिस्टम से मिला जो दर्द है आप लोगों का, वो पूरा प्रदेश और देश देखे। और इसीलिए मैं संजीत यादव, जिनकी हत्या की खबर आज आई और जिसने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी, लोगों को तकलीफ में डाल दिया, उनकी बहन से सबसे पहले बात करूंगा मैं। रुचि यादव हमारे साथ है। रुचि, आपकी हालत हम लोग देख रहे हैं, आपकी पीड़ा भी हम लोग महसूस कर रहे हैं, सारा प्रदेश देख रहा है रुचि, और हम लोग भी बहुत दुखी हैं जो कुछ हुआ है। लेकिन इस मंच पर जब आप आई हैं तो आपसे गुजारिश है, आपसे दरखास्त है मेरी कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने जो आपके साथ बर्ताव किया और जहां जहां पर आपको पीड़ा हुई है उस बर्ताव की वजह से, वो आज हमारे दर्शकों के सामने रखिए। रुचि, थोड़ी हिम्मत जुटाइए। पुलिस प्रशासन ने मेरे साथ धोखेबाजी की। अगर पुलिस ने शुरुआत से एक्शन लिया होता तो आज मैंने अपना भाई खोया ना होता, एक भाई अपनी बहन से जुदा ना होता। आज अपने भाई का रास्ता देख रही हूँ कि कम से कम डेड बॉडी तो मिल जाए, जिंदा नहीं तो बॉडी मिल जाए, उसकी
हाथों में कलाई पर राखी तो बांध लूँ, एक लास्ट टाइम बॉडी का इंतज़ार कर रहे हैं, बॉडी भी नहीं मिल रही है। पुलिस मेरे भाई की बॉडी भी मुझे नहीं दे रही है, वो भी बरामद नहीं हो रही है अभी। रुचि, जो जो मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया है पुलिस के ऊपर, उससे आपको लगता है वो एक्शन सही लिया गया है, सही लोग दंडित हुए हैं, या अभी और लोगों को दंडित किया जाना चाहिए पुलिस विभाग में कानपुर के? जी, एक्शन लेना, सस्पेंड कर देना ये एक्शन नहीं है। जिस तरह मेरे भाई के साथ हुआ है, तो जो मेन है किडनैपर, उनको तो फांसी दी जाए, लेकिन जो दोषी हैं इन बीच में पुलिसकर्मी, उनको कुछ दिनों के लिए कारागार में डाला जाए, जब उन्हें पता चले कि तकलीफ क्या होती है, एक माँ का दर्द क्या होता है, एक बहन का दर्द क्या होता है, एक बाप का दर्द क्या होता है, तब पता चलेगा वो छोटी बातें होती हैं कि बड़ी बातें होती हैं। बिल्कुल। तब वो इंसान की पीड़ा समझ पाएंगे कि इंसान की तकलीफ क्या होती है। रुचि, आपने बार बार, जब हम लोग देख रहे थे, जब ये कंप्लेन आप कर रही थी, जिस दिन आप लोगों ने पैसा दिया फिरौती का, उस दिन जो महिला ऑफिसर जिनके साथ आपकी बातचीत हो रही थी, उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया है। और कौन कौन से नाम हैं, रुचि, आप खुल के कह सकती हैं, जिन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया, आपकी बात नहीं सुनी, आपकी बात को हल्के में लिया, और अभी भी उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया? वो कौन कौन से नाम है? रंजीत राय, चौकी इंचार्ज राजेश, और मैम साउथ एसपी मैम अपर्णा गुप्ता। बस ये तीन है। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि जिस तरह इन्होंने मेरे भाई को मारा है, इन अपहरणकर्ता ने मेरे भाई को मारा है, उसी तरह वो मारे जाए, मेरे सामने उनको फांसी दी जाए, और जल्द से जल्द जो मेरे भाई की आत्मा को शांति मिले। ठीक है रुचि, ठीक है। और मेरी कोई अपील नहीं है सरकार से। ठीक है रुचि, मुझे पूरा यकीन है कि इस कार्यक्रम के जरिए आपकी ये मांग उन लोगों तक पहुंच रही होगी जो ये निर्णय ले सकते हैं रुचि, और कम से कम अब तो आपके साथ इंसाफ हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आपकी इस अपील के बाद से। अनिकेत जोशी भी हमारे साथ हैं, विक्रम जोशी के भाई, वही पत्रकार विक्रम जोशी जिनको गोली मारी गई, जिनकी हत्या की गई गाजियाबाद में, उनके भाई अनिकेत जोशी हमारे साथ हैं। अनिकेत, रुचि यादव का दर्द हमने देखा, और हमें आपका भी दर्द मालूम है, आप लोगों की तकलीफ भी मालूम है, लगातार हमने उसे सबके सामने रखा है। लेकिन जो कार्रवाई हुई है इस मामले में अनिकेत, उससे आप संतुष्ट हैं? वो पूरी कार्रवाई है या और कुछ होना चाहिए? को कंप्लेंट दी तो चौकीदार के खिलाफ एक्शन लिया गया। हमने तो एसएसपी को भी कंप्लेंट दी थी, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपके हिसाब से एक्शन नहीं लिया, किसके अनिकेत, पास जाएं? आपके हिसाब से गाजियाबाद के एसएसपी दोषी हैं आपकी नजर में? हाँ जी, मेरे में है दोषी वो भी। आप क्या एक्शन चाहते हैं उनके ऊपर? जब उनके पास हम कंप्लेंट ले गए थे 17 तारीख को, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, और आपकी क्या मांग है? और जब ये कंप्लेन की गई थी अनिकेत, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि जब आप लोगों ने, या विक्रम जोशी ने जब ये कंप्लेन की थी, उस वक्त पुलिस का रवैया क्या था, ये हमारे दर्शकों को आज साफ साफ बताइए। जब जिस दिन ये हत्या हुई थी हमारे भैया की जी, तो उस टाइम हमने चौकी इंचार्ज को 8 बजे फ़ोन किया था कि सर आप आइए, यहाँ पे वो लड़के आए हैं जिनसे हमारा झगड़ा हुआ है। मगर चौकी इंचार्ज ने, हमारे भैया ने फ़ोन किया चौकी इंचार्ज को, तो उन्होंने बोला जोशी जी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं दवाई खा के लेटा हूँ, मैं आपसे सुबह संपर्क करूँगा आपसे मैं। मतलब ये चौकी कि इंचार्ज ना तो खुद आया, ना चौकी इंचार्ज ने किसी अफसर को भेजा अपने पास से। जी, मतलब ये कि सब सोए रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वहां पे झगड़ा हुआ, फसाद हुआ, जो कुछ भी हुआ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा पुलिस डिपार्टमेंट में आप लोगों की शिकायत पर? नहीं पड़ा। जिस टाइम गोली लगी थी उस टाइम भी कोई पुलिस वाला कहीं कुछ नहीं मिला था हमें। जब हम अपने भाई को बाइक पे ले जाके
ये शोधा हॉस्पिटल ले गए, जब जब जहाँ जाके पुलिस आई है वहाँ जाके। हम एक बार फिर अपने रुचि भाई को ये तो हॉस्पिटल ले गए थे जब। जी, हमारे साथ रुचि यादव हैं और बहुत तकलीफ में हैं अनिकेत। मैं एक बार फिर से उनके पास जाऊंगा। रुचि, आपकी पीड़ा, आपकी स्थिति, आपकी हालत इस वक्त लाइव देख रहा है पूरा प्रदेश एबीपी गंगा के माध्यम से। और अभी आपने कहा कि आपने 3 लोगों के नाम लिए रुचि, जिन पर आप और एक्शन चाहती हैं। वैसे एक्शन लिया गया है, लेकिन आपका ये कहना है कि खाली सस्पेंशन से बात नहीं बनेगी, आपको और कड़ा एक्शन चाहिए इन लोगों के ऊपर, इन पुलिसकर्मियों के ऊपर, पुलिस के इन अफसरों के ऊपर। 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त तक आप लोगों ने, आपके परिवार ने रुचि पीड़ा झेली है, और 1 महीने में न जाने कितनी बार आप लोगों ने पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की होगी। हर बार आप लोगों को निराशा हाथ लगी। जी जी हर बार आपको पीड़ा हुई। जी, मैं सबके पास गई, सबसे अपील की, आईजी डीआईजी, किसी ने मेरी नहीं सुनी, सुन ली होती अगर शुरुआत में तो मेरे सामने ये दिन ना आता। सबके पास मैं गई थी, सबसे अपील की थी। रुचि, आप कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल से भी मिली थी? पापा जी मिले थे, मैंने मिली। अभी आपको कोई, पापा जी मिले। जी 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 रुचि, अभी आपके पास कोई फोन कॉल शासन से या किसी बड़े अधिकारी का आप लोगों को राहत देने वाला, आप लोगों की इस दुख तकलीफ में उसको शेयर करने वाला, उसको साझा करने वाला कोई फोन कॉल, कोई मैसेज, कोई आया आपके पास? जी आए थे मेरे पास, कप्तान सर आए थे और उनसे हेड आए थे, कोई है मुझे पता नहीं है कौन है, लेकिन आए थे। बहुत धन्यवाद आपका रुचि यादव, इस तकलीफ में भी, इस पीड़ा में भी एबीपी गंगा पर आने के लिए और अपनी तकलीफ हम सब लोगों के साथ साझा करने के लिए। और हमारी पूरी संवेदनाएं आपके साथ हैं, और आगे भी आपका जो संघर्ष रहेगा, हम वादा करते हैं उसमें हम आपके साथ खड़े हैं रुचि। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, जब तक कि आपको न्याय पूरा नहीं मिल जाएगा तब तक ये जंग लड़ी जाएगी रुचि, ये वादा है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इस पीड़ा में भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ एक और मेहमान हैं, और हमारे साथ हैं गाजियाबाद से किडनैप जो बिल्डर हैं, उनके चाचा संजय त्यागी। संजय जी, आप अपनी पूरी कहानी, अपनी पूरी पीड़ा और पुलिस से जो कंप्लेन आपकी रही और पुलिस ने जहां पर एक्शन नहीं लिया, वो हमारे दर्शकों के सामने रखिए। पहले तो जो सुनने को मिल रही है, जो सुनने को मिल रही है जी, जो आपने अभी कानपुर की घटना का भी उनका रुचि जो अपना बता रही थी, उसे सुनकर मेरा दिल दहला जा रहा है। जो घटना इनके साथ हुई है, ऐसा मेरे दिमाग में गौंध रहा है कि ईश्वर ना करे कहीं ऐसा ही उसी की पुनरावृत्ति हमारे परिवार के साथ तो होने नहीं जा रही। इन लोगों ने जो अपहरण करता है, जो अपराधी जो अपराध करते हैं, जितना दोषी वो हैं उससे कहीं अधिक दोषी इनको बढ़ावा देने वाला ये तंत्र है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज सारी जनता मुझे देख रही होगी तो मैं उन सबके सामने अपना दर्द साझा करना चाहता हूँ कि जब मैं पीड़ा लेकर रात को पुलिस थाने में 26 तारीख की रात को गया था, उस समय जो अमानवीय व्यवहार इन पुलिसकर्मियों का था, ईश्वर ना करे किसी को ऐसा दिन देखना पड़े। हम एक दर्द के साए में सहमे हुए वहां पर खड़े हुए। मैं एक शहर का एक अच्छा खासा प्रतिष्ठित आदमी हूं, जबकि सभी लोगों से मेरी जान पहचान है। जब मेरे साथ ये व्यवहार हो रहा था तो एक आम जनता, एक साधारण नागरिक के साथ क्या होता होगा। रात को जब मेरा बेटा 11 बजे वहां रिपोर्ट दर्ज करने पहुंचता है, इंस्पेक्टर साहब वहां मौजूद थे थाने, उन्होंने उससे सुनी। उसने कहा कि आप वायरलेस करा दीजिए, सारी चौकियों पर नजदीक के थानों में ये सूचना प्रसारित करा दीजिए कि जिससे हमारे भाई को लेकर गई गाड़ी कहीं ना कहीं रास्ते में पकड़ी जा सके और मेरा भाई के साथ कोई अनिष्ट ना होने पाए। उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इतना अमानवीय, इतना निर्दयी व्यवहार इन पुलिस वालों का है। इनकी निगाह में हर आदमी एक केस है। उन्हें हमारा परिवार है, मेरा बच्चा है, लेकिन इनकी निगाह में एक ऑब्जेक्ट है, एक केस है। ये उसी तरह से, उसी व्यवहार के साथ इन लोगों का एक कार्रवाई उनकी होती है। इन्होंने रात को कोई किसी को वायरलेस नहीं किया। हम लोग रात को फिर आकर पूरे राजनगर एक्सटेंशन में अपने आप गाड़ियां लेकर इधर से उधर घूमते फिर रहे थे। जो रास्ते में खड़ी हुई पीसीआर वैन थी, मैं उनके स्पष्ट मुंह पर कह दूंगा, उनकी आप चाहे हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। मैंने एक एक वैन के पास जाकर रात को पूछा
कि भैया इस तरह की गाड़ी का या इसकी तरह की कोई घटना आपकी नजर में तो नहीं आई है, या आपके पास सूचना आई होगी थाने से, वायरलेस हुआ होगा। उन्होंने मुझसे स्पष्ट कहा कि हमारे पास कोई वायरलेस नहीं है, कोई सूचना नहीं है, और ना हमने इस तरह की कोई घटना देखी है। उन्होंने इतनी भी अपनी ड्यूटी नहीं समझी कि वो हमारे साथ कम से कम उस दुख की घड़ी में हमारे साथ उस बच्चे को खोजने के लिए चल रहे थे। जिस जगह हम उन्हें खोज रहे थे उससे आगे बिल्कुल सुनसान इलाका शुरू हो जाता, लगभग जंगल है। हमने उनसे कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं इधर की तरफ ले गए होंगे, तो उन पुलिसकर्मियों का मुझसे स्पष्ट जवाब था, मुझसे खुद, मैं स्वयं अपनी बात बता रहा हूं, मुझसे खुद उन्होंने कहा कि आप चले जाइए उधर देख लीजिए। आप मुझे बताइए कि जो घटना मेरे बेटे के साथ हुई है, अगर भगवान न करे इसी तरह के अपराधी जंगल में दूसरे भी हो सकते थे, मेरे साथ भी वो दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन पुलिस के इस बात से पुलिस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी निगाह में जो कोई किसी के साथ घटना हो रही है, हो चुकी है, वो उनके लिए एक केस की बात ही है। ऐसा लगता सिर्फ पुलिस जो एक खड़ी हुई पीसीआर वैन है, सिर्फ इनका काम उगाही के अलावा कोई दूसरा नहीं रह गया है। मैं रात को फिर उसके बाद 2 बजे दोबारा थाने पहुंचा हूं, तो उस समय इंस्पेक्टर भी मौजूद नहीं थे, वहां मात्र एक हेड मोहर्री रमेश नाम का और 2 कांस्टेबल मौजूद थे। और उस रमेश नाम के हेड मोहर्री के लिए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस अधिकारियों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि उसके ऊपर तो आपराधिक कृत्य का मुकदमा चलना चाहिए। उस आदमी से मैंने पूछा तो उसका व्यवहार इतना गंदा था, वो इस तरह से मुझसे व्यवहार कर रहा था जैसे मैं उससे कुछ मांगने आया हूं। मैं उसके पास एक गुहार लगाने, फरियाद लेकर गया था कि भैया आपने वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। वो झड़क कर कहता है कि मेरे पास कोई तहरीर नहीं है। मैंने कहा आपने तहरीर क्यों नहीं ली? आपने लिखित में बताइए, लाइए मैं अभी देता हूं। फिर मैंने उससे कागज लिखकर तहरीर लिख कर दी। मैंने कहा भैया इसका मोबाइल सर्विलांस पर लगा दीजिए। उसने कहा हमारे पास ये कोई अथॉरिटी नहीं है, आप बात करिए इस नंबर पर। वहां जो थाने का एक बोर्ड लगा हुआ था उसके ऊपर एक नंबर लिखा था, मैंने उस नंबर पर डायल किया तो संभवतः थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर साहब का वो फोन नंबर था। उन्होंने मुझसे छूटते ही कहा कि हमारा सर्विलांस अगले दिन 10 बजे काम करता है, अभी रात को हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, आप रिपोर्ट दे दीजिए, खत्म करिए। मैंने उस हेड वारंट से कहा कि भैया रिपोर्ट ले लो, एफआईआर दर्ज कर लो। बोला आप जाइए, हो जाएगी एफआईआर दर्ज। मैंने कहा मेरे सामने कर लो, आगे की कार्रवाई शुरू हो जाए। बोले एफआईआर दर्ज करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं कम से कम, अभी एफआईआर दर्ज नहीं होने वाली है। और उसी का नतीजा था कि अगले दिन एफआईआर सुबह 10 बजे दर्ज हुई और रात को 1 बजे वही गाड़ी मेरे बेटे को लेकर, उसके साथ कोई दुर्घटना करके, उसको शायद चोट लगी थी, उसका खून बह रहा था और उस गाड़ी में खून देखा गया। खतौली से पहले एक भंगेला चेक पोस्ट पड़ती है, वहां पर एक कांस्टेबल ने उस गाड़ी को देखकर एक खाना पूर्ति के लिए, रास्ते में महज खाना पूर्ति करने के लिए जिस प्रकार गाड़ियों की चेकिंग की जाती है, उस गाड़ी को चेक किया गया। उसका कहना है, जैसा सिपाही का उसका बयान है, कि उस समय वहां पर थाना अध्यक्ष महोदय भी स्वयं मौजूद थे, सर्कल अफसर भी उस समय वहां मौजूद थे, क्योंकि किसी उच्चाधिकारी की कोई वहां से मूवमेंट थी, सहारनपुर से मेरठ शायद एडीजी आ रहे थे, जी जी जी, इसलिए सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब दोनों मौजूद थे। और वहां उसने कांस्टेबल ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया सरसरी तौर पर। उसने बताया कि ड्राइविंग सीट पर एक मोटा सा आदमी बैठा था और पैसेंजर सीट पर एक पतला सा आदमी बैठा था। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि स्टाफ हैं। तो हमने कहा कहाँ के स्टाफ हो? बोला दिल्ली पुलिस। अगर कोई भी अपराधी रात को कह दे कि मैं स्टाफ हूँ दिल्ली पुलिस, तो उसको जाने दिया जाएगा? बिल्कुल सही बात, नियम है भाई, बिल्कुल सही बात। आप खुद देखते हैं कि एक आम आदमी को पुलिस किस तरह परेशान करती है। बिल्कुल सही कहा आपने त्यागी जी, पुलिस और इन्होंने उसको कहा आप जाइए। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे कैसे आप किसी को जाने दे सकते हैं? उसके बाद उसके कहने पर आप कैसे किसी को जाने दे सकते हैं? त्यागी जी, ये बिल्कुल समझा जा सकता है। साफ लैक्सिटी यहाँ पर काम में दिखाई दे रही है। आपकी पूरी बातचीत से, पूरा जो आपने नरेट किया, उससे पता चलता है कि काम करने का तरीका क्या है पुलिस का। सुरेश बहादुर सिंह हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम। वापस आते ही इस सारे प्रकरण पर उनकी बहुत गंभीर टिप्पणी लेंगे, ब्रेक के बाद।